सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं। द एज ऑफ वॉर। इस एज का मतलब होता है किनारा, या फिर हम कह सकते हैं कगार। तो परिस्थिति जो है, सिचुएशन जो है, वो बिल्कुल युद्ध की कगार पे बनी हुई है। पूरी की पूरी सिचुएशन जो है वो बिल्कुल युद्ध के आसपास चल रही है। ईरान शुड नॉट गिव इज़राइल एन एक्सक्यूज़ टू वाइडन द वॉर। ईरान जो है उसे इज़राइल को किसी तरह का कोई एक्सक्यूज़, किसी तरह का कोई बहाना नहीं देना चाहिए कि उस बहाने का प्रयोग करके इज़राइल जो है युद्ध को और ज़्यादा वाइड कर सके। वाइडन द वार का मतलब है कि ये जो इज़राइल के द्वारा युद्ध चल रहा है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाए, और ज़्यादा फैल जाए। तो कहने का मतलब यही है कि ईरान को इज़राइल को कोई भी एक्सक्यूज़, कोई भी मौका नहीं देना चाहिए कि इज़राइल उस मौके का या उस बहाने का प्रयोग करके युद्ध को और बड़े पैमाने पर जो है फैला दे। द किलिंग ऑफ हसन नसरल्ला। हसन नसरल्ला का मारा जाना। सेक्रेटरी जनरल ऑफ हिजबुल्ला। कौन है हसन नसरल्ला? सेक्रेटरी जनरल ऑफ हिजबुल्ला। वाज, तो ये जो हसन नसरल्ला की किलिंग है, वाज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल एक्ट्स। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। कोई घटना है, अब उसका क्या परिणाम होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस। बाय इज़राइल सिंस द वॉर इन वेस्ट एशिया ब्रोक आउट। ब्रेक आउट का मतलब होता है अचानक से किसी चीज़ का फैलना। ऑन अक्टूबर 7, 2023 कि वेस्ट एशिया में 7 अक्टूबर 2023 से ये जो है युद्ध की शुरुआत हुई। तब से लेकर अब तक ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध का परिणाम था। क्या? हसन नसरल्ला का इज़राइल के द्वारा मारा जाना। हिजबुल्ला, अब यहाँ से लेके और यहाँ तक ये क्या है? हिजबुल्ला के बारे में एडिशनल जानकारी है। क्या है एडिशनल जानकारी? विच अंडर नसरल्लास 3 डिकेड लॉन्ग लीडरशिप। हिजबुल्ला जो कि पिछले 3 दशक से नसरल्ला की लीडरशिप में, नसरल्ला के नेतृत्व में कार्य कर रहा था। हिजबुल्ला इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है उभर के सामने आना। एज अ पैरेलल स्टेट इन लेबनान। तो हिजबुल्ला जो है किस रूप में उभर के सामने आया? एज अ पैरेलल स्टेट इन लेबनान, कि लेबनान में जो सरकार है वो तो है ही है, लेकिन एक पैरेलल सरकार के रूप में हिजबुल्ला जो है लेबनान में उभर के आया। यानी कि इसकी पावर, ये जो हिजबुल्ला है ये भी एक तरह से उतना ही पावरफुल था जितनी पावरफुल सरकार होती है किसी देश की। हैज़ बीन, अब फिर देखो यहाँ से, हिजबुल्ला हैज़ बीन सीन बाय द इजराइलीज एज देयर मोस्ट पावरफुल नॉन स्टेट एनिमी, कि ज़्यादातर जो इजरायली हैं उनके द्वारा हिजबुल्ला को किस रूप में देखा गया है? यानी कि ज़्यादातर इजरायली जो है वे हिजबुल्ला को सबसे ज़्यादा पावरफुल नॉन स्टेट शत्रु मानते हैं। देखो, स्टेट एनिमी का मतलब हो गया कि कोई देश या कोई वहाँ की सरकार आपकी शत्रु है। नॉन स्टेट एनिमी का मतलब है कि नॉन स्टेट का मतलब होता है कि वो सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह से उतने ही पावरफुल है जितनी पावरफुल कोई सरकार होती है। तो हिजबुल्ला को कई ज़्यादातर इजराइलीज़ के द्वारा जो है एक सबसे ज़्यादा पावरफुल नॉन स्टेट एनिमी के रूप में देखा गया है। व्यूड बाय द यूएस एज अ टेरर ग्रुप। अमेरिका जो है किस रूप में देखता है हिजबुल्ला को? एक आतंकवादी संगठन के रूप में। इट इज़ ऑल्सो अ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंट इन ईरान्स एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, एक्सिस का मतलब है धुरी। इट इज़ ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है घटक, फैक्टर इन ईरान्स एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। तो ईरान जो प्रतिरोध करता है, यानी कि ईरान किसी के भी खिलाफ अपना प्रतिरोध करता है, तो उस प्रतिरोध की एक धुरी जो है वो
एक तरह से आप कह सकते हो कि वो हिजबुल्लाह है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि हिजबुल्लाह जो है ना वो एक सेंट्रल फैक्टर होता है ईरान की एक्सिस में। जो ईरान अपना प्रतिरोध जताता है तो उसमें जो है हिजबुल्लाह भी साथ में होता है। थ्रू विच ईरान प्रोजेक्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस अक्रॉस द रीजन, यानी कि ये जो हिजबुल्लाह है वो एक मेन फैक्टर है, एक तरह से वो ईरान के साथ है और इसके माध्यम से ईरान जो है अपने प्रभाव को दिखाता है उस एरिया में, यानी कि ईरान और उसके आसपास के एरिया में जो ईरान अपना प्रभाव दिखाता है तो उसमें हिजबुल्लाह का भी हाथ होता है। बाय किलिंग नसरल्लाह इज़राइल हैज़ डील्ड हिजबुल्लाह अ हैवी ब्लो। देखो, डील अ हैवी ब्लो का मतलब है बड़ा तगड़ा प्रहार करना, बहुत ही ज़ोरदार झटका देना। तो कहने का मतलब है कि नसरल्लाह को मार के इज़राइल जो है उसने हिजबुल्लाह को बड़ा करारा झटका दिया है। एंड डेंटेड, डेंट का मतलब है एक तरह से कमज़ोर कर देना, वीक बना देना ईरान्स इन्फ्लुएंस। और इज़राइल ने क्या किया है, ईरान का जो इन्फ्लुएंस है उसे भी कमज़ोर कर दिया है। बट इट्स क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हैव किल्ड एंड डिस्प्लेस्ड थाउजेंड्स एंड क्रॉस्ड द ब्राइटेस्ट ऑफ ईरान्स रेड लाइन्स। लेकिन इज़राइल ने ये जो कुछ किया है उस करने के दौरान जो है ये जो क्रॉस बॉर्डर हमले हुए इज़राइल के द्वारा उसमें जो है कई लोग मारे गए, हज़ारों लोग मारे गए और हज़ारों लोग जो है डिस्प्लेस हुए। अब डिस्प्लेस होने का मतलब है कि आपको अपना घर छोड़ के कहीं और जाना पड़ा। और साथ ही साथ इज़राइल ने इस हमले के दौरान जो ईरान की रेड लाइन है उसे भी क्रॉस किया। द रीज़न हैज़ नेवर बीन दिस क्लोज टू एन ओपन वार, कि ये जो ईरान के आसपास का क्षेत्र है यानी कि ये जो पश्चिमी क्षेत्र है वो हैज़ नेवर बीन दिस क्लोज टू एन ओपन वार बिटवीन इज़राइल एंड ईरान, कि इज़राइल और ईरान के बीच वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा युद्ध की स्थिति बन गई है। और मतलब इतनी ज़्यादा युद्ध की स्थिति बन गई है कि इतना क्लोज तो ईरान और इज़राइल युद्ध के, यानी कि युद्ध के इतना क्लोज इज़राइल और ईरान कभी नहीं रहे जितना कि वर्तमान में है। When Israel launched its retaliatory war on Gaza after Hamas October 7, 2023 attack on Israel, कि जब इज़राइल ने रिटेलिएटरी का मतलब है, रिटेलिएशन का मतलब होता है एक तरह से प्रतिशोध लेना। रिटेलिएटरी का मतलब है यहाँ पे प्रतिशोधात्मक, आप जो है बदला लेना चाहते हो। तो जब इज़राइल ने एक बदला लेने वाला युद्ध जो है गाजा के ऊपर लॉन्च किया, और क्यों किया गाजा पे अटैक इज़राइल ने, आफ्टर हमास अक्टूबर 7, 2023 अटैक। पहले क्या हुआ था कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इज़राइल पर अटैक किया था, जिसका जवाब देते हुए, प्रतिशोध लेते हुए इज़राइल ने जो है गाजा पर अटैक किया। उस समय नसरल्ला ओपन्ड अ सेकेंड फ्रंट बाय फायरिंग रॉकेट्स इनटू नॉर्दर्न इसराइल। उसी समय क्या हुआ कि जो नसरल्ला है उसने क्या किया, एक दूसरा मोर्चा खोल दिया, बाय फायरिंग रॉकेट्स इनटू नॉर्दर्न इसराइल, कि इज़राइल के उत्तरी क्षेत्र में लगातार हिजबुल्लाह के द्वारा क्या किया गया, रॉकेट फायर किए गए। ही वांटेड टू कीप सम मिलिट्री प्रेशर ऑन द इजरायली डिफेंस फोर्सेस। क्या प्लान था नसरल्ला का या हिजबुल्लाह का, कि नसरल्ला जो है वो ये चाहता था, ही वांटेड टू कीप सम मिलिट्री प्रेशर ऑन द इजराइल डिफेंस फोर्सेस, कि जो इज़राइल की सेनाएं हैं उनके ऊपर कुछ सैन्य दबाव बना रहे। क्यों, क्योंकि नसरल्ला जो है वो लगातार इज़राइल के उत्तरी भाग में रॉकेट लॉन्च कर रहा था, तो इज़राइल की जो कुछ सेनाएं हैं उन्हें नॉर्थ में भी जो है रक्षा करनी पड़ रही थी। When the war on Gaza was killing tens of thousands of Palestinians, कि जब गाजा में ये जो युद्ध चल रहा था जिसमें कि हज़ारों की संख्या में फ़िलिस्तीनी जो है मारे जा रहे थे, उस टाइम पे नसरल्ला जो है कुछ मिलिट्री दबाव इज़राइल पे बनाए रखना चाहता था, इसलिए वो लगातार इज़राइल के नॉर्थ क्षेत्र में रॉकेट फायर कर रहा था।
Israel played along with limited exchange of fire in return for Hezbollah's rockets. हिजबुल्लाह के द्वारा जो रॉकेट फायर किए जा रहे थे उनका जवाब देते हुए इज़राइल ने लिमिटेड वे में जो है एक्सचेंज ऑफ फायर, यानी कि उधर से जो है रॉकेट गिरे तो इधर से भी इज़राइल ने जो है जवाबी हमले हिजबुल्लाह पे किए, लेकिन वो लिमिटेड थे. वैन इट्स फोकस वाज ऑन गाज़ा. क्योंकि उस समय इज़राइल का ज़्यादा फोकस जो है वो गाज़ा पे था. बट आफ्टर डिस्ट्रॉइंग मच ऑफ गाज़ा, लेकिन गाज़ा क्षेत्र को काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय करने के बाद इज़राइल टर्न्ड इट्स अटेंशन. इज़राइल ने अपना ध्यान जो है शिफ्ट कर दिया. किस ओर? टुवार्ड्स, की ओर, लेबनान की ओर. एंड देन ड्रामेटिकली एस्केलेटेड. ड्रामेटिकली का मतलब होता है ज़बरदस्त रूप से, नाटकीय रूप से. एस्केलेट का मतलब होता है और ऊपर उठा देना किसी चीज़ को. एस्केलेटेड द कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है संघर्ष. तो ये जो युद्ध की स्थिति थी, पहले तो इज़राइल ने गाज़ा को जो है काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय किया और इसके बाद इज़राइल ने अपना अटेंशन जो है लेबनान की ओर शिफ्ट कर दिया और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये जो संघर्ष की स्थिति थी इसे और ऊपर उठा दिया, बढ़ा दिया. टारगेटिंग हिजबुल्लाह's ग्राउंड फंक्शनरीज. निशाना बनाते हुए, किससे निशाना बनाया इज़राइल ने? हिजबुल्लाह के जो ज़मीनी स्तर पे कार्य करने वाले कमांडर्स थे उनको निशाना बनाया. इट्स कमांडर्स एंड देन नसरल्ला. तो पहले तो ये जो हिजबुल्लाह का कमांडर था इसको निशाना बनाया गया और इसके बाद में फाइनली नसरल्ला को भी इज़राइल ने मार गिराया. इज़राइल्स डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव इन द नॉर्थ इज़ टू एनेबल द ओवर 60,000 पीपल who were displaced by Hezbollah's rocket to return to their homes. Declared objective का मतलब है, ऑब्जेक्टिव का मतलब है भाई आपका गोल क्या है, आपका उद्देश्य क्या है. डिक्लेयर्ड का मतलब है जिसे आपने घोषित कर दिया है. तो इज़राइल का जो घोषित उद्देश्य है नॉर्थ क्षेत्र में वो है कि 60,000 से भी ज़्यादा लोग जो कि हिजबुल्लाह के रॉकेट के कारण डिस्प्लेस हुए, यानी कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, वे लोग जो है वापस अपनी जगहों पे लौट सकें. ये इज़राइल का गोल है. इट्स स्ट्राइक्स, कि इज़राइल के जो हमले हैं हैव वीकेंड हिजबुल्लाह बट नॉट डिस्ट्रॉयड इट्स मिसाइल कैपेबिलिटीज़. कि इज़राइल के जो हमले हैं उन्होंने हिजबुल्लाह को कमज़ोर कर दिया है, लेकिन जो मिसाइल की जो क्षमता है हिजबुल्लाह की वो एक तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई है. दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि इज़राइल कुड लॉन्च अ ग्राउंड ऑफेंसिव. ऑफेंसिव का मतलब है अटैक इनटू लेबनान. कि एक बार फिर इज़राइल जो है, यहाँ पे कुड आया है पॉसिबिलिटी के लिए, कुड लॉन्च अ ग्राउंड ऑफेंसिव इनटू लेबनान. कि इज़राइल जो है लेबनान में एक बार फिर से ज़मीनी स्तर पर अटैक की शुरुआत कर सकता है. सीकिंग, चाहते हुए, टू पुश हिजबुल्लाह टू द नॉर्थ ऑफ द लितानी रिवर. ये चाहते हुए, क्या चाहते हुए? कि जो हिजबुल्लाह है उसे पुश किया जाए, यानी कि बिल्कुल खदेड़ दिया जाए टू द नॉर्थ ऑफ द लितानी रिवर. कि जो लितानी रिवर है उसके उत्तरी हिस्से तक हिजबुल्लाह को जो है खदेड़ दिया जाए, उसे हिजबुल्लाह को पीछे कर दिया जाए. एंड कार्व का मतलब है यहाँ पे निर्मित करना. अ बफर जोन होता है वो क्षेत्र जहाँ दोनों पक्ष जो है एग्री करते हैं कि भाई यहाँ पर हम अटैक नहीं करेंगे. एक सुरक्षित जोन उसको माना जाता है, बफर जोन. एंड कार्व अ बफर ऑन द बॉर्डर. और इजराइल ये चाहता है कि जो सीमा के करीब, यानी कि उत्तरी सीमा के करीब जो है एक बफर जोन कार्व किया जाए, निर्मित किया जाए. A ground offensive would displace and kill tens of thousands of people in Lebanon. अगर इज़राइल जो है लेबनान में ज़मीनी स्तर पे एक बार फिर से युद्ध की शुरुआत करता है, ग्राउंड अटैक करता है, तो उससे क्या होगा? वुड डिस्प्लेस का मतलब है हटा देना, जगह से हटा देना. कि लेबनान में कई हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वे डिस्प्लेस हो जाएंगे और मारे जाएंगे. अब देखो लेबनान के बारे में हमें बताया गया है, विच इज़ रीलिंग अंडर डीप इकोनॉमिक पेन. रील अंडर का मतलब होता है कि एक तरह से गुजरना, एक तरह से जो है
आप कह सकते हो कि लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ना, उसको हम कहते हैं रील अंडर डीप इकोनॉमिक पेन। लेबनान के बारे में बताया गया है कि जो कि पहले से ही बहुत ही गहरे आर्थिक संकट को भुगत रहा है। इजराइल्स इन्वेजन का मतलब भी होता है अटैक, आक्रमण, ऑफ गाजा इज येट टू मीट इट्स डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ। इसराइल का जो अटैक है गाजा पे, उसके जो उद्देश्य थे वे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। येट का मतलब है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी उसे कंप्लीट होना है। तो जब गाजा पे अटैक किया था तो जिन उद्देश्यों के साथ इसराइल ने गाजा पे अटैक किया था वे पूरे उद्देश्य अभी अचीव नहीं हुए हैं। क्या थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग हमास? जब गाजा पे युद्ध की शुरुआत की थी इसराइल ने, तो उन्होंने कहा था इसराइल ने कि भाई हमारा उद्देश्य है हमास को डिस्ट्रॉय करना, एंड सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस, और जो इसराइल के बंधक हैं उनको सुरक्षित जो है उनकी रिहाई करवाना। देयर इज़ नो गारंटी दैट इसराइल वुड क्विकली मीट इट्स ऑब्जेक्टिव्स इन लेबनान। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसराइल जो है लेबनान में अपने उद्देश्यों को बड़ी जल्दी प्राप्त करेगा। बट इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू सीज द क्राइसिस, लेकिन इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू जो है वो इस संकट को एक अवसर के रूप में देखते हैं टू डिग्रेड इट्स नॉन स्टेट राइवल। यहाँ पे नॉन स्टेट राइवल का मतलब है आपका प्रतिद्वंद्वी। इट्स नॉन स्टेट राइवल्स इवन, और डिग्रेड का मतलब होता है किसी की प्रतिष्ठा को कम करना, उसको जो है और कमज़ोर करना। टू डिग्रेड इट्स नॉन स्टेट राइवल्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ का मतलब है की कीमत पर। ट्रिगरिंग का मतलब है शुरुआत करते हुए। एन ऑल आउट वार विथ ईरान, ऑल आउट वार का मतलब होता है पूरी तरह से जो है युद्ध की शुरुआत कर देना, इस पार या उस पार। लेकिन इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है नेतान्याहू, वो इस संकट को एक अवसर के रूप में देखते हैं और वो चाहते हैं कि जो नॉन स्टेट राइवल्स है इसराइल का, हिजबुल्लाह, उसको क्या किया जाए, वहाँ पर जो है उसको ख़त्म करने के लिए जो है भले ही ईरान के साथ ऑल आउट वार करना पड़े, लेकिन उस वार को भी शुरू करने के लिए मिस्टर नेतान्याहू तैयार हैं। द यूएस अमेरिका पब्लिकली कॉल्स फॉर सीज़ फायर का मतलब होता है युद्ध विराम इन गाज़ा एंड लेबनान, कि अमेरिका जो है सार्वजनिक तौर पे, कॉल्स फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, कि अमेरिका सार्वजनिक तौर पे ये डिमांड करता है कि गाज़ा और लेबनान में जो है युद्ध विराम लाया जाए। बट दीज वर्ड्स डू नॉट कैरी एनी वेट, लेकिन अमेरिका के ये जो शब्द हैं इनमें किसी तरह का कोई वजन नहीं दिखाई देता। कैरी वेट का मतलब है कि भाई इन शब्दों में ऐसा नहीं लगता कि ये शब्द जो है किसी वजन को लेके आ रहे हों, ये शब्द जो है बड़े ही खोखले प्रतीत होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है, ये एज आया है कारण बताने के लिए। द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूस टू आर्म इसराइल, क्योंकि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि जो अमेरिका है वो लगातार इसराइल को हथियार उपलब्ध करा रहा है। ईरान रिपीटेडली प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, किसी को भड़काना, एंड पुश्ड टू द कॉर्नर, पुश समवन टू द कॉर्नर, इसका मतलब होता है किसी को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ला देना, किसी को बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट सिचुएशन में ला देना। कि इसराइल जिसको कि लगातार भड़काया जाता है और बाद में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ला दिया जाता है। हैज़, अब देखो ईरान के बारे में बताया गया, ईरान हैज़ सो फार एक्सरसाइज का मतलब है प्रयोग करना, रिलेटिव का मतलब है तुलनात्मक, रेस्ट्रेंट का मतलब है अपने आप को कंट्रोल में करना, संयमित आचरण करना। वाइल इसराइल हैज़ गॉन ऑन अ ब्लड थर्स्टी रैम्पेज, कि ईरान ने अब तक जो है एक तुलनात्मक रूप से नियंत्रित व्यवहार किया है, जबकि इसराइल जो है वो एक खून के प्यासे की तरह जो है, रैम्पेज का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड बिहेवियर, बिल्कुल अनियंत्रित व्यवहार। तो इसराइल जो है युद्ध इस तरह से चारों तरफ, युद्ध का मोर्चा इसराइल जो है चारों तरफ इस तरह से खोल रहा है मानो कि वो जो है खून का प्यासा हो चुका है। तो यही यहाँ पे कहा गया है ब्लड थर्स्टी रैम्पेज का मतलब हुआ
आप बिल्कुल इस तरह का व्यवहार कर रहे हो और बहुत ही अनकंट्रोलेबल तरीके से कर रहे हो, है ना, बहुत ही अनकंट्रोल्ड वे में कर रहे हो, अनियंत्रित व्यवहार आपका देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप जो है बिल्कुल खून के प्यासे हो गए हो। तो ये बात यहाँ पे कही गई है कि ईरान ने अब तक बहुत ही ज़्यादा संयमित व्यवहार दिखाया है, जबकि इजराइल ने कैसा व्यवहार प्रदर्शित किया है, बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोलेबल, खून के प्यासे की तरह। ईरान माइट बी टेम्प्टेड, टेम्प्ट का मतलब होता है लालच आ जाना, टू रेस्पॉन्ड टू द नसरल्ला किलिंग विथ फोर्स। ईरान को ये लालच आ सकता है कि जो नसरल्ला की किलिंग की गई इज़राइल के द्वारा, उस किलिंग का जवाब, रेस्पॉन्ड का मतलब है प्रतिक्रिया देना, तो उस किलिंग की प्रतिक्रिया जो है ईरान फोर्स के साथ दे, यानी कि जो है वो भी ईरान जो है वो भी एक तरह से युद्ध में शामिल हो जाए। बट तेहरान शुड नॉट गिव मिस्टर नेतन्याहू, लेकिन फाइनली यहाँ पे एडिटर हमें बताते हैं कि जो तेहरान है यानी कि ईरान है, उनको, तेहरान को मिस्टर नेतन्याहू को वो चीज़ नहीं देनी चाहिए जो मिस्टर नेतन्याहू चाहते हैं। क्या चाहते हैं मिस्टर नेतन्याहू? एन एक्सक्यूज़, एक बहाना, टू स्टार्ट अ वाइडर वार इन वेस्ट एशिया। वे सिर्फ, मिस्टर नेतन्याहू जो है सिर्फ एक बहाना चाहते हैं, जिस बहाने की आड़ में वे यानी कि मिस्टर नेतन्याहू जो है वो वेस्ट एशिया में एक बड़ा युद्ध, एक व्यापक युद्ध जो है छेड़ सके। और वो बहाना क्या हो सकता है कि ईरान जो है एक तरह से अटैक कर दे इजराइल पे कहीं भी थोड़ा सा भी, तो मिस्टर नेतन्याहू जो है उन्हें बहाना मिल जाएगा कि देखो ईरान जो है वो आगे से युद्ध में कूदा, तो अब हम जो है जवाबी हमला कर रहे हैं। तो यही बात फाइनली यहाँ पे की गई है कि तेहरान को मिस्टर नेतन्याहू को वो नहीं देना चाहिए जो वो चाहते हैं। और क्या चाहते हैं मिस्टर नेतन्याहू? वो सिर्फ एक बहाना चाहते हैं कि थोड़ा सा ईरान जो है भड़क जाए और थोड़ा सा युद्ध की शुरुआत कर दे, तो हमें बहाना मिल जाए एक फुल फ्लैज्ड वार स्टार्ट करने का। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।